नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए है, जिसमें पेपर सेकंड है ये। और इसके यूनिट फर्स्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बैंड बेस द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ को हिंदी में बच्चों वर्णक्रम नापी के नाम से भी जानते हैं अपन। तो अपन ने इसके पहले के आपने वीडियो लेक्चर देखे होंगे और उसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को कि परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने वाला जो उपकरण है उसको अपन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से जानते हैं। मतलब परमाणु जो होते हैं उसके द्रव्यमानों को नापने वाला उपकरण को। अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणुओं के संगत भिन्न भिन्न रेखाओं के समूह को द्रव्यमान वर्णक्रम के नाम से कहते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है इसकी में एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है और उस फोटोग्राफिक प्लेट पे अलग अलग द्रव्यमान वाले परमाणुओं के संगत जो है अलग अलग रेखाओं का एक समूह बनता है और इन रेखाओं के समूह को अपन द्रव्यमान वर्णक्रम कहते हैं। तो अब द्रव्यमान जो स्पेक्ट्रोग्राफ है सबसे पहले बैनब्रिज ने अपने बनाने की कोशिश की और बैनब्रिज ने जो अपना द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ बताया उसमें जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो यहाँ एक तो है आयन सोर्स। आयन सोर्स के रूप में उसने विसर्जन नलिका को काम में लिया, जहाँ जिसके भी अपने को आयन्स प्राप्त करने होते हैं वो गैसीय अवस्था के अंदर इसके अंदर भरी रहती है। इस आयन सोर्स से आगे दो स्लिट्स लगाई है अपन ने S1 और S2। स्लिट जो भी किरण पुंज आयन सोर्स से निकलता है उनको एक सीधी रेखा में गति करे, उसके एक डायरेक्शंस जो है ना इसके तय करे, उसको ये बताती है। इसके बाद अपन ने यहाँ पे एक वेलोसिटी सेलेक्टर वेग वर्णनकारी चैम्बर बताया गया है। आप देख रहे हो इसमें कि रेड कलर का जो सर्किल है वो इंडिकेट कर रहा है इसको। ये वेग वर्णनकारी चैम्बर या वह वेलोसिटी सेलेक्टर के रूप से अपन जानते हैं। इस चैम्बर की विशेषता ये है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ P1 P2 बताए हैं यहाँ पे, और ये दो इलेक्ट्रोड्स पे विद्युत क्षेत्र लगाने के ये काम में आते हैं। P1 पे प्लस और P2 पे माइनस, जिससे कि जो विद्युत क्षेत्र लगता है वो P1 से P2 की तरफ की डायरेक्शन में लगता है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है। और दूसरा यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस बताए हैं जो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई करते हैं अपन, और इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने B1 से यहाँ शो किया गया है। आगे फिर एक दूसरा चैम्बर बताया है अपन ने कैपिटल D से बताया है, जो अर्ध गोलाकार कक्ष के नाम से जाना जाता है। इस अर्ध गोलाकार के कक्ष में बच्चों यहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का जो परिमाण है वो पहले वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण है उससे अलग होता है। इसलिए अपन ने वहाँ पे तो B1 नाम दिया है और यहाँ पे दिया है इसको B2। ये सारी व्यवस्था है। और इस अर्ध गोलाकार कक्ष के लास्ट में एक साइड में फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ लगाई गई है। इस फोटोग्राफी प्लेट पे अपने को रेखीय वर्णक्रम प्राप्त होता है परमाणुओं का। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले आयन सोर्स से किरण पुंजों को अपन निकालते हैं और उन किरण पुंज ऐसे माना कि ऐसे कणों का पुंज निकल रहा है और कणों का पुंज निकालते हैं। जो कणों का पुंज निकालना है उसके मास है अपने पास कैपिटल M, उसका अपन चार्ज मान रहे हैं NE और वेलोसिटी उनकी है स्मॉल v। ये जो कणों का पुंज है ये अंदर आगे जाता है और सेलेक्टर जो वेलोसिटी सेलेक्टर है उसके अंदर जाता है। वेलोसिटी सेलेक्टर में चूंकि दो तरह के क्षेत्र उत्पन्न हैं, एक तो है अपने पास विद्युत क्षेत्र और एक है अपने पास चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को इस तरह से लगाया जाता है कि जो वेग की दिशा है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये आपस में एक दूसरे के लंबवत हो। तो ये इस तरह का क्षेत्र जो है यहाँ अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। और अब इस क्षेत्र में से जब ये वही कण जो हैं निकल पाएंगे जिनका की वेलोसिटी v होती है। और मैथमेटिक्स से भी अपन देखें यहाँ पे, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर मतलब वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो चुंबकीय बल और विद्युत बल आपस में बराबर होते हैं, इस तरह की व्यवस्था करते हैं। इससे यहाँ से निकलने वाले कणों का अगर वेग देखें तो अपन समीकरण 1 के द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ अपन ने बच्चों विद्युत बल और चुंबकीय बलों को आपस में बराबर कर दिया है और एक समीकरण 1 निकाली है। अब ये जो कण v वेलोसिटी के कण निकल रहे हैं ये अर्धगोलाकार कक्ष D में प्रवेश करते हैं। जैसे ही ये प्रवेश करते हैं
S3 स्लिट में से बाहर निकलते हैं डी कक्ष के लिए, तो वैसे ही इन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है, जिसको यहाँ B2 से बताया गया है अपन ने। और इस मैग्नेटिक फील्ड के लगने से ये जो आवेशित कण हैं ये अर्धवृत्ताकार कक्षा तय करते हैं और ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके इकट्ठे होने लगते हैं। इस अवस्था के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल के बराबर होता है, और इससे अपन समीकरण 2 निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ निकाल कर बताई है। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को काम में लेंगे तो R इसका पथ की त्रिज्या का मान पता हो जाता है। एक्चुअली में S3 से लेके एक पूरे पथ के लास्ट कोने तक तो 2R होता है, और बीच में ये इसकी जो त्रिज्या होगी वो R होगी, व्यास हो जाता है 2R। तो यहाँ अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग जगह पे अलग अलग जो परमाणुओं का अगर द्रव्यमान अलग अलग है तो वो वहाँ इकट्ठे होना चालू होते हैं। अगर अपन समीकरण 3 से देखें कि एक ही कण पुंजों के लिए, जिनके लिए ये मान लें कि EB1 और B2 आपस में बराबर है, समान है, मतलब EB1 B2 सभी कणों के लिए, फिर भी अगर कणों के लिए m/ne का मान अलग अलग है तो ये जितने भी आयन हैं वो अलग अलग त्रिज्या R के पथ में गति करेंगे तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर भी अलग अलग जगह अंकित होंगे और अपने को एक वर्णक्रम देंगे। तो इस तरह से ये वर्णक्रम बनता है। इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं इस स्पेक्ट्रोग्राफ से जो है ना आयन के जो समस्थानिक द्रव्यमानों का मान अपन इससे आसानी से निकाल सकते हैं, इस वर्णक्रमों की स्टडी करके उनकी S3 से भाई कितनी दूरी पे कौन सा वर्णक्रम मिल रहा है अपने को और कौन से द्रव्यमान में संभवित हो सकते हैं, ये चीज़ अपन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बेन-विलिज ने अपने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को बताया। इसके बाद अपन दूसरा एक नया वीडियो में आपको दूसरा जो है बेन-विलिज और जॉर्डन ने एक और भी इससे अच्छा एक स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया था मिलकर उन्होंने, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नमस्कार।